नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग से यूनिट 5 का एक टॉपिक कर रहे हैं, जो है शिक्षक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज स्टेज 2 का अध्ययन करेंगे, जो है कंसोलिडेशन स्टेज, समीकरण अवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो समीकरण अवस्था है, कंसोलिडेशन स्टेज है, वह 2 वर्ष से 5 वर्ष की होती है। मतलब जब एक शिक्षक किसी नए स्कूल में जाता है तो उसका जो प्रथम वर्ष रहता है वो स्टेज 1 का रहता है, जिसे हम संघर्ष की अवस्था कहते हैं, सर्वाइवल स्टेज। उसके बाद का जो दूसरा वर्ष रहता है, दूसरा वर्ष से 5वें वर्ष तक का समय रहता है, वो कंसोलिडेशन स्टेज कहलाता है या समीकरण अवस्था कहते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये अवस्था कैसी होती है। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, गिव और टेक अ मंथ और 2, the teacher has usually come to see herself capable of surviving immediate daily crisis, so she is now likely to be ready to consolidate the overall gain made during the first stage and to differentiate specific task and skill to be mastered next. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1 साल का जब अंत हो जाता है, पहला साल जो शिक्षक जब नए स्कूल में जाता है तो उसका जो पहला साल का अंत हो जाता है, उसके बाद उसके 1 महीने या 2 महीने के बाद शिक्षक अपने आप को स्वयं ही उन जो दैनिक संकट जो उसके सामने आते थे, डेली क्राइसिस जो उसके सामने आते थे सर्वाइवल स्टेज में, उससे अपने आप को खुद संघर्ष करने में सक्षम पाता है। वो अपने जो भी समस्या आ रही है उसको डेली बेसिस पे उसका वो अच्छे से सामना कर पाता है, उसका अच्छा समाधान ढूंढ पाता है। ये सब कार्य करने में इस स्टेज में शिक्षक अपने आप को सक्षम पाते हैं। अब वह पहले चरण के दौरान किए गए जितने भी कार्य हैं उनको मजबूत करने और विशिष्ट कार्यों और कौशल में अपने आप को स्वयं को सक्षम करने की संभावना ज़्यादा उस समय बढ़ जाती है। तो ये है समीकरण अवस्था। आगे देखते हैं। During second stage, teacher usually begin to focus on individual children and problem situation. अब यहाँ पे जब स्टेज 2 में शिक्षक आ जाते हैं तो उस समय शिक्षक जो व्यक्तिगत बच्चे हैं, मतलब बच्चों के व्यक्तिगत रूप में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो समस्या आती है क्लासरूम में उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जब फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था तो कि शिक्षक ज़्यादातर अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं, मैं यहाँ स्कूल के वातावरण में ढल पाऊँगा या नहीं। तो इस तरह जो भी कक्षा की समस्याएं आ रही है उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, उस पर उतना फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जब स्टेज 2 में आ जाता है शिक्षक, तब वो बच्चों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या इंडिविजुअल जो बच्चे हैं उनको पहचानने लगते हैं। कक्षा में जो समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। दिस फोकस में टेक द फॉर्म ऑफ लुकिंग फॉर आंसर टू सच क्वेश्चन एज हाउ कैन आई हेल्प अ क्लीनिंग चाइल्ड, हाउ कैन आई हेल्प अ पर्टिकुलर चाइल्ड हु डज नॉट सीम टू बी लर्निंग, आर देयर सम मोर इफेक्टिव वे टू हैंडल transition time. These questions are now differentiated from the general survival issue of keeping the whole class running smoothly. तो यहाँ पर फोकस का मतलब जो ध्यान देते हैं जिन चीज़ों पे, वो खुद से इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि मैं किसी एक बच्चे की मदद कैसे कर सकता हूँ, किसी विशेष बच्चे की कैसे मदद कर सकता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में रुचि ले। तो ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि मैं अपने शिक्षण को और कैसे प्रभावशाली बनाऊं, जिससे कि मेरी कक्षा जो है वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। तो इन सब सारे प्रश्नों के बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही हमने जब पहला स्टेज देखा था तब हमने देखा था कि शिक्षक अपने बारे में क्वेश्चन करता है कि क्या मैं इस सप्ताह के अंत तक भी सर्वाइव कर पाऊँगा, क्या मैं जो नए स्कूल है उसके वातावरण में ढल पाऊँगा। तो वो अपने तक केंद्रित रहता है। लेकिन अब उसका ध्यान कक्षा में है, कक्षा के जो पर्टिकुलर बच्चे हैं उनके ऊपर है उनका ध्यान,
कि उनकी पढ़ाई को के ऊपर है कि पढ़ाई की ठीक ढंग से कर सकें, पढ़ाई में रुचि ले सकें और कक्षा को और कितने अच्छे प्रभावी ढंग से वो शिक्षण कार्य कर सकते हैं, उस पर ध्यान देने लगते हैं। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग स्टेज 1 द neophyte acquires a baseline of information about what young children of a given age are like and what to expect of them। यहाँ स्टेज 1 के दौरान क्या होता है, जब वो बच्चों के उनको जानने लगते धीरे धीरे, तो उनके बारे में एक आधार रेखा प्राप्त कर लेते हैं, एक बेस लाइन प्राप्त कर लेते हैं कि किसी दिए हुए उम्र के बच्चे को क्या पसंद है या उनसे वो एक शिक्षक के रूप में क्या उम्मीद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको एक आधार रेखा, एक बेस लाइन उनको स्टेज 1 में प्राप्त हो जाती है। तब वो क्या करते हैं, बाय स्टेज 2 द टीचर इज़ बिगिनिंग टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल चिल्ड्रन whose behavior depart from the pattern of most of the children she knows। मतलब अब यहाँ पे वो जो सारी चीज़ें पता कर लेते हैं स्टेज 1 में, बच्चों के बारे में जान जाते हैं कि बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, उनसे क्या उम्मीदें रखी जा रही है, किस तरह से पढ़ाना है उनको। तो ये सारी बेस लाइन उनको स्टेज 1 में पता चल जाती है। अब स्टेज 2 में वो बच्चों को पहचानने लगते हैं कि किन बच्चों का व्यवहार जो बाकी बच्चे हैं उनसे अलग है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, जो कक्षा में ध्यान नहीं देना चाहते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे बच्चों की भी पहचान कर लेते हैं। साथ में ऐसे बच्चे होते हैं जो आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहे, उनको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों की भी स्टेज 2 में शिक्षक पहचान करने लगते हैं। ठीक है। दस शी आइडेंटिफाई द मोर अनयूजुअल एंड exceptional pattern of behavior that have to be addressed to ensure the steady progress of the whole class। तो इस तरह का जो भी व्यवहार आता है अधिक असामान्य और असाधारण पैटर्न की पहचान कर लेता है, जिससे पूरे वर्ग की जो स्थिर प्रगति है उसको सुनिश्चित कर सके। मतलब कि अपने जो क्लास की जो एक्टिविटी है उस पर अच्छे से उसका प्रोग्रेस करवा सके। किस तरह से, उन बच्चों की पहचान करके उनकी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए उनके अकॉर्डिंग अपना शिक्षण का जो टेक्निक है उसको बनाते हुए वो अपने क्लास को स्मूथली चला सकते हैं। आगे है कि ड्यूरिंग स्टेज 2 द टीचर बिगेन टू इंटीग्रेट द वेरियस स्किल रिलेटेड टू हर वर्क विद द चिल्ड्रन। अपने काम से संबंधित जो उसके विभिन्न कौशल है, स्किल्स है, स्टेज 2 के दौरान वो उन सभी को एकीकृत करने लगते हैं। इसी को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो उसको एकीकृत करना शुरू कर देते हैं। सो शी हैज़ इंटरनलाइज द थ्योरी एंड स्पेसिफिक लेसन एंड इज़ नो लॉन्गर टाइड टू द ट्रेनिंग एल्बम। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने जो सिद्धांत हैं, उनकी थ्योरीज है जो और जो विशिष्ट पाठ हैं उनको एक आंतरिक रूप दे देते हैं, और अब वो किसी प्रशिक्षण से बंधा हुआ नहीं रहता है शिक्षक। जैसे स्टेज 1 में थोड़ा प्रशिक्षण से बंधा हुआ रहता है कि नए स्कूल है, मुझे उसके अकॉर्डिंग ढलना है, तो ट्रेनिंग के जैसा लगता है उसे। लेकिन अब यहाँ स्टेज 2 में वो किसी प्रशिक्षण से बंधा हुआ नहीं होता है। अब उसका सारा ध्यान अपने स्पेसिफिक लेसन्स के तरफ होता है, थ्योरीज के तरफ होता है, जिसको वो संगठित करने में ध्यान देता है। शी कैन individualize presentation while maintaining awareness of the whole class and is able to communicate effectively with parents। स्टेज 1 में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब शिक्षक है बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करने में उतने अच्छे सक्षम नहीं होते, उतने प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चों का परिणाम अच्छा नहीं आया है तो उसका दोष वो बच्चों के ही ऊपर डाल देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है कि जो शिक्षक है, स्टेज 2 का जो शिक्षक है, वो जो माता पिता हैं बच्चों के, उसके साथ और अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। जो भी उनकी प्रेजेंटेशन है, पूरी कक्षा के बारे में जो उनकी प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में उसके बारे में अवेयर रहते हैं कि मुझे किस तरह की एक्टिविटी करते हुए अपने कक्षा को अच्छा सुचारू रूप से चलाना है, इसके बारे में। अगला देखते हैं। द सेकेंड स्टेज टीचर हैज़ डिफ्रेंशिएटेड द वेरियस टास्क एंड स्किल्स बाय आइसोलेटिंग डिफ़िकल्टीज एंड इज़ नाउ वेविंग दैम इनटू अ होल प्रैक्टिस। द टास्क ऑफ द कंसोलिडेशन स्टेज इज़ फ्लूइडिटी
किस चीज़ में फ्लूइडिटी? एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रैक्टिस। अब यहाँ पे स्टेज 2 में जब शिक्षक होता है तो शिक्षक ने जो कठिनाइयों को अलग अलग करके विभिन्न कार्यों और कौशल को अलग कर दिया है कि किस तरह की कठिनाई के लिए मुझे किस तरह की स्किल यूज़ करनी है, इस चीज़ को समझने लग गया और इसके बारे में वो पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए इस स्टेज का समेकन स्टेज का जो मुख्य कार्य कहा गया है वो उसमें प्रवाह है। किस चीज़ का प्रवाह है? अभ्यास के एकीकरण का, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ प्रैक्टिस। मतलब जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे शिक्षक तो वो और अपनी कक्षाओं को सुचारू रूप से चला पाएंगे, अलग अलग स्किल्स यूज़ कर पाएंगे कि विभिन्न कार्यों के लिए हमको किस तरह की स्किल यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें वो स्टेज 2 में करते हैं। आगे हम देखते हैं कि टीचर एट दिस स्टेज, समेकन अवस्था में शिक्षक किस तरह के होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है बिगिन टू थिंक अबाउट द इंस्ट्रक्शनल नीड ऑफ स्टूडेंट। अब इस स्टेज में शिक्षक विद्यार्थियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि उनकी अनुदेशात्मक आवश्यकताएं किस तरह की, वो किस तरह से उनको अच्छे से सिखा सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से अच्छा सीख सकें। सेकेंड है टिपिकली टीच टू द मिडिल ऑफ द क्लास विथ लिटिल डिफ्रेंशिएशन। कई बार यह होता है कि कक्षा चल रही है लेकिन अगर शिक्षक को आवश्यकता लग रही है कि यहाँ पे मुझे कुछ और बदलाव करने की आवश्यकता है, किसी और स्किल्स को यूज़ करते हुए, किसी और टेक्निक का यूज़ करते हुए, जिससे कि बच्चे अच्छे से आसानी से समझ सकें पाठ को, तो वो वहाँ पे वो चीज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन व्हाट दे डू एंड हाउ वेल स्टूडेंट लर्न। यहाँ पे वो इस चीज़ की पहचान करने लगते हैं या इस तरह का कनेक्शन ढूंढ पाते हैं कि वो जो क्या कार्य कर रहे हैं, शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं उसको छात्र कितना अच्छा सीख पा रहे हैं। मतलब इस चीज़ का कनेक्शन ढूंढ पाते हैं कि वो उन्होंने किस मेथड का यूज़ किया जिससे बच्चे आसानी से सीख पाए हैं, ज़्यादा अच्छा सीख पाए हैं, और किस वजह से वो किसी चीज़ में थोड़े कमज़ोर रह गए या नहीं सीख पा रहे हैं। तो इस के बारे में वो संबंध ढूंढ लेते हैं या समझ लेते हैं कि वो किस कारण से हो रहा है। अगला है इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रूटीन ईजली। जो नियमित दिनचर्या की जो भी आपका रूटीन है, टाइम टेबल रहता है, उसको वो अब आसानी से लागू कर पाते हैं। अब वो उनमें किसी तरह का डर नहीं होता है। जो भी उन समय उनको टाइम मिलता है या जो भी उनको टाइम टेबल में पीरियड मिले हुए हैं कि इस समय क्लास लेनी है, इस समय ये एक्टिविटी करानी है, तो उसको अब वो आसानी से लागू कर पाते हैं। आगे है कि आस्क हाउ कैन आई चेंज माई इंस्ट्रक्शन सो ऑल स्टूडेंट लर्न। अब यहाँ पे शिक्षक स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं इस स्टेज में कि मैं अपने निर्देशन या अनुदेशन को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि वो सभी छात्रों के लिए यूज़फुल हो और सभी छात्र उससे आसानी से सीख सकें। तो ये सब पॉइंट होते हैं कि इस अवस्था में शिक्षक किस तरह के होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस अवस्था की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसोलिडेशन स्टेज या समेकन अवस्था की विशेषताएं, जिसमें पहला पॉइंट है फीलिंग दैट ही और शी विल मेक इट। अब यहाँ पे शिक्षक ये महसूस करने लगते हैं कि उसके सामने अब जो भी समस्या आएगी, चाहे वो छात्र से रिलेटेड हो, कक्षा से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो वो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ मोर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट देयर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उनके विद्यार्थियों की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और वो उनके विकास के बारे में क्या कर सकते हैं। मतलब इन सब कार्यों में शिक्षक रुचि लेने लगते हैं कि छात्राओं की अपेक्षाएं क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है और उनका विकास किस तरह से वो कर सकते हैं। तो ये सब रुचि लेने लगते हैं, इन सब बातों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं कंसोलिडेशन स्टेज में शिक्षक। आगे है फोकस इज़ ऑन इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड मेथड ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रत्येक छात्र और कक्षा प्रबंधन के तरीक़ों पर ध्यान देने लगते हैं कि हाँ अपनी कक्षा के हर एक बच्चों के ऊपर
जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, अलग किसी का व्यवहार अलग होता है, कोई जल्दी सीखने वाला होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। तो इस तरह से हर एक बच्चों पर अब वो ध्यान देने लगते हैं। साथ ही साथ क्लासरूम मैनेजमेंट पर भी उनका ध्यान होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा था कि उनका ध्यान क्लासरूम में बिल्कुल नहीं रहता, क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ नहीं रहता। कई बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते, उस ओर भी शिक्षक का ध्यान नहीं होता था। स्टेज 1 में हमने पढ़ा था। वहीं पे स्टेज 2 में अभी हम पढ़ रहे हैं कि हर एक बच्चों पे उनका ध्यान होता है और कक्षा के प्रबंधन पर भी उनका ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, अगला है मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड, सेट टास्क एंड डिटरमाइंस मेथड फॉर हरसेल्फ। यहाँ पे शिक्षक प्रेरित भी रहते हैं और स्वनिर्देशित भी रहते हैं, मतलब वो कार्य का निर्धारण करते हैं और अपने स्वयं के लिए भी अलग अलग तरीके निर्धारित करते हैं जिससे कि उनका काम सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, अगला है एग्जिबिट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड जॉय, दिस इज़ ए नेचुरल रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब एक तरह से उनको आत्मविश्वास और खुशी का प्रदर्शन करते हैं। आत्मविश्वास इसलिए आता है क्योंकि वो अब कक्षा के को अपनी अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छे से डील कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए अब इस स्टेज में उनको आत्मविश्वास आने लगता है। साथ ही उस कार्य को, जो शिक्षण कार्य है उनका, जिस के लिए वो आए हैं, तो वो उसको करने में उनको खुशी मिलती है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास भी आ रहा है, साथ में खुशी भी हो रही है कि वो जिस कार्य के लिए आए हैं उसको वो सुचारू ढंग से कर पा रहे हैं, जो कि एक समेकन अवस्था के लिए कहा गया है कि कंसोलिडेशन के लिए बहुत ही एक नेचुरल रिजल्ट है, एक स्वाभाविक परिणाम कहा गया है, एक आत्मविश्वास आना और शिक्षक में खुशी का प्रदर्शन करना। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं कंसोलिडेशन स्टेज की। आगे हम देखते हैं कि इस स्टेज की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। पहली है कंटिन्यूड फीडबैक एंड रीएश्योरेंस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस स्टेज में शिक्षकों को प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनसे लगातार फीडबैक मिलते रहना चाहिए, साथ ही आश्वासन भी मिलता रहना चाहिए, प्रतिक्रिया, कि वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, कहाँ पे क्या अच्छा है, कहाँ पे क्या कमी है, इस बारे में लगातार उनको फीडबैक मिलना चाहिए जिससे कि वो सुधार कर सके। साथ ही आश्वासन भी दिया जाना चाहिए कि हाँ, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अगर इसमें इस तरह का बदलाव किया जाए तो और अच्छा होगा, अगर कहीं पे कुछ कमी रही तो इस तरह का आश्वासन देते हुए या अपना फीडबैक देते हुए प्रशासन को लगातार शिक्षकों के टच में रहना चाहिए। अगली आवश्यकता है इनकरेजमेंट और एम्पावरमेंट टू सॉल्व ओन प्रॉब्लम। यहाँ पे शिक्षकों को स्वयं की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और सशक्तिकरण होना चाहिए, मतलब उनको हमेशा मोटिवेट करना है, इनकरेजमेंट देना है कि आप अपनी जो भी समस्या आ रही, कक्षा की जो समस्या है वो उसको आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से उनमें एक तरह का सशक्तिकरण आता है, एम्पावरमेंट फील होता है कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोत्साहन भी उनको देना चाहिए। अगला है इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस इन चिल्ड्रन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक। जो बच्चे हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यवहार प्रबंधन तरीकों के बारे में शिक्षकों को जानकारी देनी चाहिए कि किसी कक्षा में किस तरह के अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनका व्यवहार किस तरह का है, उसके लिए किस तरह से मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ की जा सकती है, ये सब बारे में शिक्षक को जानकारी दी जानी चाहिए। अगला है स्टेबिलिटी। तो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड द अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट अ 3-year cycle with a group of children and begin a new cycle। मतलब इस स्टेज की आवश्यकता है स्थिरता की, स्टेबिलिटी की। किस तरह से, अगर 2 से 5 वर्ष तक का जो समय है, 3 वर्ष का, तो ये वर्ष, इस 3 वर्ष में शिक्षकों को एक ही कक्षा समूह या एक ही कक्षा के विद्यार्थियों के साथ देना चाहिए जिससे कि वो उनको और अच्छे से समझ सके। उसके बाद जब अगला चक्र शुरू होता है, मतलब 3 साल के बाद का, तब उसको नए कार्य शुरू करने के अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया कि इस स्टेज की आवश्यकता स्थिरता की है, स्टेबिलिटी की है, कि वो 3 साल समेकन अवस्था के 3 वर्ष उसको एक ही समूह के साथ दिए जाए। अगली आवश्यकता है डायरेक्टेड इनपुट। This teacher is eager to focus more deeply on
one aspect related to the classroom. This focus is often shaped by a specific problem, but the teacher can also be encouraged to examine work that is going very well. यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्टेड इनपुट की आवश्यकता है, मतलब निर्देशित इनपुट की। जिस तरह से कई बार यह होता है कि शिक्षक इस स्टेज में, समेकन अवस्था में, शिक्षक किसी एक संबंधित समस्या को बहुत अधिक गहराई से सोचने लगते हैं, उसमें अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करने लगते हैं कि मुझे इस समस्या का ही समाधान ढूंढना है, इसका मतलब समाधान ढूंढ के रहना है, इसको हल करना है, तो इस तरह से ध्यान देते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि एक शिक्षकों को इस तरह से निर्देशित भी किया जा सकता है या उस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि जो काम बहुत अच्छे से चल रहा है उस पर भी ध्यान दें, मतलब उस पर ध्यान देते हुए अपना कार्य करें। ये ना कि जिस समस्या आ रही है उस पे ही, किसी एक पर्टिकुलर समस्या के ऊपर ही पूरा अपना ध्यान देते हुए उसको ही सॉल्व करने में लगा रहे। इसके अलावा शिक्षक ये कर सकता है कि जो काम अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, उसको ध्यान देते हुए उस काम को और आगे बढ़ाएं। तो ये है इसकी आवश्यकताएं। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं कि एप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन कंसोलिडेशन स्टेज। समेकन अवस्था में व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त उपाय कौन कौन से हैं, जिसमें पहला पॉइंट है नेटवर्क विथ अदर टीचर्स। अन्य शिक्षकों से साथ नेटवर्क, मतलब अन्य शिक्षक जो हैं स्कूल में, उनके साथ उनका मेल जोल बढ़ाना है ताकि वो उनसे बातचीत कर सके, उनके अनुभव शेयर कर सकें। अगला पॉइंट है ऑब्जर्व अदर टीचर वर्किंग विथ चिल्ड्रन। बच्चों के साथ काम करने वाले अन्य शिक्षकों का निरीक्षण करें। जो भी स्कूल में अन्य शिक्षक हैं जो उसी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी कक्षा का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ये समझने के लिए कि वो उन बच्चों के साथ किस तरह के कार्य कर रहे हैं। अगला है रीड अबाउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर आपके कक्षा में कोई पर्टिकुलर समस्या आ रही है तो उसके बारे में रिसर्च रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा जा सकता है कि उन समस्या का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। अगला है अटेंड वर्कशॉप बाय स्पेशलिस्ट डीलिंग विथ पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ टीचर। शिक्षकों की विशेष समस्या से निपटने के विशेषज्ञों द्वारा कार्यशालाओं में भाग लें। जो भी शिक्षकों से रिलेटेड समस्या आती हैं उससे निपटने के लिए कई वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो वो सब कार्यशालाओं का में भाग लेना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए, जिससे कि ये जान सकें कि अगर कोई पर्टिकुलर समस्या हमारी कक्षा में आ रही है तो उसका समाधान या उसका हल हम किस तरह से कर सकते हैं। अगला है अटेंड प्रोफेशनल मीटिंग टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। सूचना और विचार के आदान प्रदान के लिए पेशेवर बैठकों में भाग लेना चाहिए। मतलब जो भी प्रोफेशनल मीटिंग्स हो रही हैं टीचर्स के बीच, टीचर्स प्रिंसिपल के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो सारी मीटिंग का हिस्सा होना चाहिए, भाग लेना चाहिए, जिससे कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सके या आइडियाज़ मिल सके, जिससे कि हम अपनी कक्षा को एक शिक्षक सेकेंड स्टेज में, कंसोलिडेशन स्टेज में अपनी कक्षा को किस तरह से सुचारू रूप से चला सकता है। तो आज हमने पढ़ा है कंसोलिडेशन स्टेज, जो कि विकास की अवस्था की दूसरी अवस्था है, जो वर्ष 2 से लेके वर्ष 5 तक की रहती है, मतलब 3 वर्ष की रहती है। जब शिक्षक नए स्कूल में जाता है तो उसके जब दूसरा वर्ष शुरू होता है, दूसरे वर्ष से 5वें वर्ष के बीच की जो समय रहता है वो अवस्था कहलाता है कंसोलिडेशन स्टेज। इस स्टेज में शिक्षक जो होता है काफ़ी हद तक अपने जो पहला अनुभव रहता है उसका स्टेज 1 का, उसको लेते हुए अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। अब उसका ज़्यादा ध्यान बच्चों की तरफ रहता है, बच्चों से रिलेटेड रहता है कि बच्चे मेरे जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो उसको अच्छे से गेन कर सकें और सीख सकें। ठीक है, और उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे स्टेबिलिटी की, उनको इसी कक्षा में या उन्हीं बच्चों के साथ वो पूरा काल उनको वो चक्र या वो जो अवस्था है समेकन की अवस्था, वो उन्हीं बच्चों के साथ उनको दी जाए ताकि वो उन बच्चों को और अच्छे से समझ सकें और उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें।
इसके लिए हमने बहुत से उपयुक्त उपाय भी देखे हैं कि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है, कि और जो स्कूल के शिक्षक हैं उनके साथ उनकी नेटवर्किंग करके उनको ऑब्ज़र्व करते हुए, जो प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हुए, वर्कशॉप अटेंड करते हुए वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेज 2 समझ आया होगा। आगे के लेक्चर में हम स्टेज 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।